सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये मात्र एक शब्द नहीं है, ये एक यात्रा है और यात्रा सतत होती है। वो कल भी थी, वो आज भी है और वो कल भी जारी रहेगी। लेकिन जीवन के अलग अलग पड़ाव पर ऐसी बहुत सारी नारियां हैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। एक ऐसी ही नारी, भारत माँ की बेटी, हमारे साथ आज इंडिया टीवी के इस मंच पर हैं, जो शक्ति, साहस, समर्पण, इन तीनों शब्दों का अगर मैं पर्याय ढूंढने की कोशिश करूं तो वो तीनों मुझे मिलती है स्मृति ईरानी में। स्मृति ईरानी जी, जो ना सिर्फ भाजपा नेता हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक मीडिया पर्सनालिटी हैं, आप एक वाइफ हैं, आप एक डॉटर हैं, आप एक मदर हैं, एंड अबव ऑल यू आर एन इंडिपेंडेंट वुमेन। शी इज स्ट्रॉन्ग, शी इज एम्पावर्ड एंड शी इज ह्यूमेन। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। स्मृति जी, हमारी जो आबादी है, महिलाओं की आबादी, उसमें भी खास तौर पर लड़कियां जो मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, उनके सामने बड़े सारे चैलेंजेस होते हैं। अगर वो ये कहना चाहें बैरियर को तोड़कर कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, कह दिया जाता है ना। अगर वो कहें कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ तो पहला रिएक्शन फैमिली की ओर से आता है ना। और पॉलिटिक्स के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। जिनके लेगेसी में राजनीति नहीं हो उनके लिए भी पहला शब्द आता है ना। बट आप ये सारे नेगेटिव वर्डिक्ट्स को वहीं पर क्रैश करती हैं। हाउ? मुझे लगता है कि हम कई बार चुनौतियों को ऐसे अलंकृत करते हैं, ऐसे सजाते हैं शब्दों से कि ये भूल जाते हैं कि वो अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी होती है। तो महिला पहले तो चाहे किसी भी कम्युनिटी, क्लास या कास्ट की हो या किसी भी देश की हो, अगर आप एक सामाजिक व्यवस्था में महिला को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो समझ आएगा कि हर महिला की घूम फिर कर कुछ चुनिंदा चुनौतियाँ होती हैं। जब बड़े बूढ़े ना बोलते हैं परिवार में तो अक्सर माता पिता इसलिए ना बोलते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं बेटी को कुछ हो ना जाए, कहीं विश्वास टूट ना जाए, कहीं सपना टूट ना जाए, कहीं हिम्मत टूट ना जाए। बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि माँ बाप सिर्फ इसलिए टोक रहे हैं क्योंकि वो बेटी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो पहले तो हम सबको कहीं ना कहीं, चाहे बेटा हो या बेटी, इस बात पर एक सोच ज़रूर रखनी चाहिए कि माता पिता टोक क्यों रहे हैं। क्या टोकने के पीछे माँ बाप का वो डर है कि जिस संघर्ष से हम गुजरे उस संघर्ष से हमारी औलाद ना गुजरे। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में कई बार औरतें ये बर्डन अपने ऊपर लेती हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो अगर आपकी पर्सनालिटी लोगों के कहने पर आधारित है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बड़ा ही एक फेमस गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप पे निर्भर करता है कि आपको तय करना है। जिंदगी एक है, या तो अपने दम पे जियो या किसी और के दम पे मरो। तो मैं बहुत स्पष्ट थी अपने जीवन में कि चाहे सफल हूँ या विफल हूँ, सफलताएं भी मेरी, विफलताएं भी मेरी। आप जीवन में जो करेंगे उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है। हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस भुगतने की ताकत होनी चाहिए। और जब आपसे गलती हो तो आप गलत हैं, ये स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर ये आपके, जैसे हम कहते हैं ना, फंडे क्लियर हैं दिमाग में, तो आप महिला हैं या पुरुष हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। लेकिन आपका ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कैसे होता चला गया? क्योंकि मैं बॉटम ऑफ द पिरामिड से आई हूँ। जब आप गरीबी से आते हैं तो हर चीज़ ऊपर सुहानी लगती है और आपके जीवन का लक्ष्य एक ही होता है कि भाई गरीब पैदा हुए हैं लेकिन गरीब मरना ज़रूरी नहीं है। तो आपका आत्मविश्वास, आपके लक्ष्य के प्रति आपका जो आप समर्पण कहती हैं ना, उसे मैं सर्वाइवल कहती हूँ। तो कई लोग मुझे कहते हैं कि इतनी सफलता के बाद भी आप क्यों उन दिनों को याद करती हैं। तो एक होता है सर्वाइवर्स गिल्ट और दूसरा होता है चिप ऑन द शोल्डर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐशो आराम में पैदा हुई होती तो शायद यहाँ नहीं होती।
मुझे ऐसा लगता है अगर मेरा जीवन लुभावना होता तो मैं यहाँ नहीं होती। चूंकि मैं बिल्कुल धरातल पे थी, ज़मीन पे थी, सड़क से उठकर आई हूँ, इसलिए यहाँ तक पहुँची हूँ और जानती हूँ जीवन की ये हकीकत कि दोबारा एक दिन सड़क पे आ सकती हूँ। तो आप अगर इतनी हिम्मत रखते हैं कि अगर दोबारा सड़क पे आए तो क्या आप वापस उठ सकते हैं, तब आपका जीवन मुझे लगता है सुलझा हुआ है। आप बीते दिनों को याद करती हैं। उन बीते दिनों को याद करते वक्त जब आप अपनी खुद की कहानी के पन्ने पलटती हैं, मैं ऐसे पूछूं क्या कि सबसे तकलीफ देह पन्ना कौन सा लगता है? कोई भी पन्ना तकलीफ दे नहीं है। जिंदा है, हाथ पैर आपके बिल्कुल चल रहे हैं, मस्तिष्क में जो छोटा सा अदना सा दिमाग भगवान ने दिया है वो भी ठीक ठाक चल रहा है, आप अपने रिश्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो ऐसा कोई पन्ना नहीं है जो चोट इतनी दे कि ज़िंदगी भर वो टीस रहे। मुझे ऐसा लगता है हर पन्ना जो आप पलटें या आगे लिखें आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। या तो आपको एक एक्सपीरियंस देता है, एक अनुभव देता है, या आगे का मार्ग प्रशस्त करता है, आगे का रास्ता दिखाता है। तो अगर मैं सेल्फ पिटी में जीती तो मेरे अंदर का आक्रोश मुझे जीने नहीं देता। तो इसीलिए ऐसा कोई पन्ना नहीं है जो दर्दनाक है, वो सिर्फ सास बहू में होता है, असली जिंदगी में नहीं होता। अभी आप न्यूयॉर्क से लौटी हैं। हम जब महिलाओं की तस्वीर देखते हैं तो यहाँ भारत में बैठी हुई शायद छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की ये सोचती है कि शायद वहाँ पर महिलाओं के पास ज़्यादा अधिकार है, वो ज़्यादा स्वतंत्र हैं। एक सोच की बात है। और फिर जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें ये लगता है कि जैसी हमारी कहानी है वैसी तो उनकी भी कहानी है, क्योंकि लेकिन एक फ़र्क है जी, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। हमारे देश में एक महिला सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके देश में ऐसा नहीं है। तो बेहतर कौन सा देश है? भारत, कोई शक नहीं, बेशक भारत। लेकिन मैं आपके पर्सपेक्टिव से समझना चाहती हूँ कि जो वहाँ विदेश की महिलाएं हैं, जो भारत की महिलाएं हैं, उनमें बेसिक अंतर आपको क्या लगता है? क्या कॉन्फिडेंस में कोई अंतर है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम इस खुशफहमी में जीते हैं कि महिला अगर उसका रंग सांवला ना हो, सफ़ेद हो, उसकी भाषा अगर हिंदी ना हो, तमिल ना हो, बंगाली ना हो, भोजपुरी ना हो, अंग्रेज़ी हो या फ्रेंच हो या जर्मन हो, तो वो महिला कहीं ना कहीं हमसे जीवन में बेहतर अनुभव पाती होगी, ऐसा नहीं है। ले दे के मुझे लगता है कि महिलाएं एक तरफ अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित रूप में प्रस्तुत कर रही हैं, चाहे गवर्नेंस में हो, चाहे फाइनेंस में हो, लेकिन अंततः तो महिला है। तो वो मुख्यतः मैंने देखा है, चाहे आपका देश कोई भी हो, चाहे आपका भेष कोई भी क्यों ना हो, महिला मन से जीती है, दिल से जीती है, बहुत कम दिमाग से जीती हैं। और शायद महिला और पुरुष में यही फ़र्क है, क्योंकि दिल आपको कई बार इस बात की प्रेरणा भी देता है कि चलो आजमा लिया जाए ज़िंदगी को, दिमाग हमेशा आगाह करता है। आप दिल से ज़्यादा चलती हैं या दिमाग से? मैं दिल से चलने वालों में से हूँ। दिमाग कई बार कहता है कि यहाँ तलवार निकाली है तो बिना खून लगे मयान में जाएगी नहीं, लेकिन आज तक जब भी दिल की सुनी है तब तक मैंने जीवन के अच्छे अनुभव पाए हैं। एक्टिंग की लाइन में आना ये दिल का फैसला था या दिमाग का? दिमाग का नहीं, पेचेक का था। और पहली नौकरी जब मुंबई में, जब पहला मैकडॉनल्ड्स खुला, मैं मिस इंडिया में फाइनलिस्ट थी, लेकिन पिताजी से कर्जा लिया था तो पैसे चुकाने थे। तो सामने शर्त उनकी ये थी, या तो पैसे चुकाओ या जहाँ कहेंगे वहाँ ब्याह देंगे तुमको। तो हमने कहा कि 1 साल की मोहलत हमें अपनी ज़िंदगी से चाहिए ताकि हम काम करके आपके पैसे चुका दें। तो जब पैसे चुकाने की बारी आई तो मॉडलिंग नहीं की गई, तब किया गया मैकडॉनल्ड्स में पहली नौकरी, जहाँ पे 1800 रुपये महीने का मिलता था। 12 घंटे की ड्यूटी होती थी, पोंछा लगाया जाता था, और जो ट्रे पे आप खाना खाते हैं मैकडॉनल्ड्स की, वो धोती थी मैं। देश के पहले मैकडॉनल्ड्स में बांद्रा में, जो लिंकिंग रोड पे खुला था। और जब ये पता चला कि एक दिन की दिहाड़ी एक्टिंग में 1600 रुपये है,
तब दिमाग ने ये कहा भैया वो दिहाड़ी बेहतर है जहाँ लाली लिपस्टिक पाउडर लगाओ, 1600 रुपये दिन का पाओ, यहाँ तुम बर्तन मांज मांज के 1800 रुपये पा रही हो। तो वो ना दिल का था ना दिमाग का था, वो सिर्फ पे चेक का निर्णय था। लेकिन जब आपने एक्टिंग भी शुरू की, बिल्कुल ऐसा लगा दिल से शुरू की, दिल से आपने एक्टिंग की। मैं सास भी कभी बहू थी सीरियल की आपके एक को एक्ट्रेस को सुन रही थी एक दिन, वो ये कह रही थी कि एक सीन फिल्माया जा रहा था और उसमें वो विलन के किरदार में थी, उन्हें रोना भी नहीं था लेकिन उनके भी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो 20 मिनट का सीन था और आपने हर किसी को रुला दिया। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही किया है बहुतों को रुलाया है। नहीं, मेरा ये मानना था कि जब आप एक किरदार को जीवंत बनाते हैं और इसमें बहुत बड़ा एक योगदान एकता का भी रहा कि उसने विश्वास किया। मैंने उससे पहले सप्ताह में ही सास भी कभी बहू थी कि पूछ लिया था कि आप कैसा किरदार चाहते हैं, वो जो अच्छी दिखे, जिसके झुमके की बात हो, जिसकी बिंदी की चर्चा हो, या वो जो इमोशनली देश की जनता से कनेक्ट हो पाए। एकता ने कहा कि मेरे लिए ज़रूरी है कि अगर ये कैरेक्टर लोगों के मन में बस जाए तो इस कैरेक्टर की और इस शो की उपलब्धि मैं इसे मानूंगी। तो स्पष्ट था कि अगर आप एक इमोशन खुद जियोगे नहीं तो सामने वाले को आप कन्विंस कैसे करोगे। तो ये किरदार जो है लोगों के जीवन का हिस्सा इसलिए बना क्योंकि लोगों ने इस किरदार को जब मंच पे या टेलीविज़न पे देखा तो सोचा ये मेरे साथ हुआ है। तो परिस्थितियाँ लोगों को अपनी जैसे लगने लगी। कई बार पुरुष चल के आते थे और कहते थे अरे मेरी बीवी को थोड़ा तुलसी जैसे बना दो। राजनीति में आना, राजनीति को अपना कर्म क्षेत्र बनाना, क्या विचार रहे थे मन में? लोग अक्सर फिल्मी दुनिया से तब आते हैं राजनीति में जब उनका फिल्मी दुनिया का सफ़र समाप्त हो जाता है या फिल्मी दुनिया का सफ़र लड़खड़ाने लगना है। मैं तब आई जब मैं अपने पीक पे थी। मैंने अपने पीक पे अपने करियर को त्यागा था और उसके पीछे कारण ये था कि अगर आप यशवंतराव केलकर जी की एक हमारे संगठन से संघ से जुड़े महानुभाव हैं जिन्होंने विद्यार्थी परिषद की नींव रखी, उन्होंने कहा कि फेलियर को छोड़ना बड़ा आसान है। अगर आप प्रोफेशनली सक्सीड करते हैं किसी चीज़ में, यशस्वी होते हैं, उसको छोड़ के समाज के उत्थान के लिए या अपने देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए एक छोटा सा अपनी ओर से योगदान देने के लिए अपनी सफलता छोड़ते हैं, तब आपको राजनीति की श्रेष्ठता समझ आएगी, तब आपको अपने देश के प्रति जो जेन्युइन भाव है वो समझ आएगा। क्योंकि फेलियर छोड़ना बड़ा आसान है, सक्सेस छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैंने 2000, 2001, 2002 में देश में काम किया महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए WHO के कार्यक्रम में, और तब बीमारू स्टेट्स हुआ करते थे तो वहाँ मेरा विस्तृत काम रहता था। और मेरी तब समझ में आया कि मैं चाहे कितना भी सोशल वर्क कर लूँ, राष्ट्र में अगर बदलाव की दृष्टि से आपको योगदान देना है तो आपको सरकारी तंत्र का हिस्सा होना पड़ेगा। सरकारी तंत्र का हिस्सा होना मतलब या तो आप एक इलेक्टेड मेंबर हों या UPSC देकर कोई ब्यूरोक्रेट बने। अब हमारे पिताजी ने कहा था कि आप ऑर्डर सुनने की तो आपकी आदत है नहीं, तो हमने कहा ऑर्डर देने वाले बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं इलेक्टेड पॉलिटिशियन की दृष्टि से 2003 में मैं भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष बनी। मेरे अध्यक्ष राष्ट्रीय धर्मेंद्र प्रधान थे, मेरा बैचमेट देवेंद्र फडणवीस, दोनों आज प्रतिष्ठित स्थानों पर माँ भारती की सेवा दे रहे हैं। और 2004 में मैं शायद 27 साल की थी जब मैंने अपना पहला चुनाव लड़ा। तो ऐसा नहीं है कि मेरा काम ख़त्म हुआ टेलीविज़न पे। इनफैक्ट आई थिंक टेलीविज़न से मैं पहली व्यक्ति हूँ जो ना सिर्फ चुनाव लड़ी बल्कि उसके बाद कैबिनेट मंत्री भी रही। ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी और के पास रहा हो। लेकिन मेरा टेलीविज़न का करियर, मेरा मीडिया का करियर साइमल्टेनियसली चल रहा था। धारणा हमारे समाज में ऐसी है कि अगर एक पुरुष पॉलिटिशियन होगा तो एक एक्सेप्टेबिलिटी उसकी अलग होगी, पूरे समाज के लिए होगी। लेकिन जैसे एक महिला पॉलिटिशियन को मैं कंप्लीट करती हूँ, महिला पॉलिटिशियन को जब हम देखते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि उनके लिए शायद उस समाज की महिलाएं अग्रिम पंक्ति में होंगी और फिर युवा और या हम इन सोसाइटी इन टोटलिटी देखेंगे। ये आपका रिवर्स प्रेजुडिस है। मुझे अमेठी इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि मैं महिला हूँ,
मुझे इसलिए भेजा गया था क्योंकि मैं बीजेपी का सबसे पोटेंट शस्त्र थी, उसमें मेरी जेंडर की कोई भूमिका नहीं थी। शस्त्र हैं भी। लेकिन मैं आपके 2014 के संदर्भ में बात कर रही हूँ। मुझे मेरी लीडरशिप ने ये नहीं कहा अरे तुम महिला हो जाओ अमेठी लड़ो। मेरी लीडरशिप ने ये कहा कि वो कौन व्यक्ति है जो अमेठी जाकर सबसे जबरदस्त लड़ाई सिर्फ 20 दिन में लड़ सकता है। एक ही नाम आया, स्मृति ईरानी। वो मेरे जीवन की उपलब्धि है। मैं कोलकाता वाली मेमोरी में आपको ले जाना चाहती हूँ। आपने कहा कि आरएसएस से कुछ आपका संबंध रहा, तो ये जो ऑरेटर स्किल है, ये वाक्पटुता है, ये कहीं से इनहेरिट है या हाँ, आपने हाँ नहीं, संगी हूं तो है। स्वयं सेवकों के परिवार से हूँ, तो यहाँ पर वाग शैली जो आप कह रहे हैं, वार्ता या वाद विवाद करना या किसी विषय पर चर्चा करना, ये एक शायद एक विधा नहीं है, शायद एक संस्कार है। तो आप नाना जी की बात कर रहे हैं, उनका देहांत हो गया था जब मैं 13-14 साल की थी। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान जो मैं कहती हूँ मेरी बोलचाल पे जो उनका प्रभाव वो ये था कि प्रातः 4 बजे वो पूजा अर्चना करने जाते, तो हम पीछे पीछे उनके चलते। मैं सबसे बड़ी नाती थी, तो उनका ये एक नियम रहता था कि जो अखबार आने वाला है, आपको अखबार हर पन्ना पढ़ना है और उसमें से आपके हिसाब से जो 5 सबसे श्रेष्ठ खबरें हैं उसको चुनना है, उस हेडलाइन को हाईलाइट करना है, फिर नाना जी को समझाना है कि वो 5 हेडलाइन आपकी दृष्टि से क्यों आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट थी। उससे क्या हुआ कि वो पढ़वाते थे ज़ोर ज़ोर से हमसे, तो प्रोनाउंसिएशन हो गया या भाव हो गया पढ़ने का, और फिर खबर की समझ रखना। तो मान लीजिए किसी दिन मैं स्पोर्ट्स सेक्शन ना पढ़ूं, तो नाना जी कहते थे क्यों आज स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा नहीं है। हम कहते थे नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर कहते थे ठीक है पढ़ा है तो बोलो क्या क्या था सेक्शन में। तो आपकी मेमोरी के वहाँ पे एक्सरसाइज करना। तो मेरा ये मानना है कि जब हम दादा दादी नाना नानी की बातचीत करते हैं हमारे समाज में, उन्हें सिर्फ स्टोरीज तक हम लोग सीमित कर देते हैं। एक बच्चे के मानसिक सामाजिक विकास में उनकी क्या भूमिका रहती है, शायद ही कभी की चर्चा का विषय रहा हो। लेकिन मैं आज जो थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ वो मात्र उनकी वजह से, थोड़ा बहुत जो मुझे याद रहता है वो मात्र उनकी वजह से, क्योंकि उनका बेसिक जो होमवर्क था वो किताबी होमवर्क नहीं था। वो जीवन जीने का सलीका, जीवन को समझने का सलीका उन्होंने सिखाया था। मैं जब आपकी पूरी एक्सपोस्ट प्रोफाइल को स्क्रॉल कर रही थी, मेरी नज़र वहाँ टिक गई जहाँ पर आप अपने बचपन की कहानी बता रही थी। उस घर की बात कर रही थी जिस घर में आप 3 बहनें बैठकर एक थाली में खाना खा रही थी। उस घर की बात कर रही थी जो संघर्ष का वो पहलू एक बच्चे के जीवन का बताता है, क्योंकि 7 साल कोई उम्र ही नहीं होती है। पर आपने उस परिस्थिति में अपने आप को इतना मजबूत कैसे रखा? कई बार मुझे ये लगता है कि हाउ कैन अ पर्सन बी सो स्ट्रॉन्ग कि वो उस घर के सामने खड़े होकर ये सोचे कि एक दिन ये घर मेरा होगा। Sometimes being strong is not an option. Sometimes there is no other option but to be strong. वो आपका ये कहना कि उसके बाद से मैंने कभी वो दाल नहीं खाई, बट दैट वॉज पेनफुल फॉर मी। आई डोंट नो हाउ यू डेल्ट विथ इट। क्या आप मुझे नहीं पता इनमें से कितनी महिलाओं को ये कहानी पता है, कितनी महिलाएं ये बात जानती है कि संघर्ष का एक पहलू ये भी था, संघर्ष का एक किस्सा ये भी था, अगर आप साझा करना चाहें। यहीं पे गुड़गांव में न्यू कॉलोनी करके पुराना गुड़गांव एक हिस्सा है, आर्य समाज का मंदिर है उस गली में। मेरे माता पिता जब उनका ब्याह हुआ था तो 150 रुपये थे। यहाँ जहाँ हम बात कर रहे हैं आज, यहाँ से थोड़ा दूर मुनीर का है, वहाँ टोकस का तबेला है। मैं पैदा हुई थी लेडी हार्डिंग में, तो जब पैदा हुई तो पिताजी के दोस्त ने उस तबेले के ऊपर एक कमरा दे दिया था माता पिता को। मेरी पैदाइश वहाँ की है। और चूंकि दिल्ली में गुजर बसर नहीं हो पा रहा था, तो उस वक्त आज से मतलब 48 साल पहले उनका गुड़गांव में न्यू कॉलोनी में जाके रहना, और वहाँ पे ऑफ कोर्स हम 3 बहनें हैं। तो आज से 40 साल पहले मेरे पिता के घर में सभी भाइयों की बेटे थे। वो एकमात्र ऐसे थे जिनकी सिर्फ बेटियां थी। तो
जैसा होता है, हमने देखा है समाज में कई बार, तो बार बार मेरी माँ को हर साल कहा जाता था करवा चौथ के दिन, चिंता मत कर, अगला बेटा होगा, बेटा होगा। तो मेरी माँ कहती थी मुझे बेटा नहीं चाहिए। तो जीवन में जो भी उतार चढ़ाव रहा, हम 7 साल के थे जब माँ ने घर छोड़ा, बेटा नहीं हो रहा था। और जब हम जा रहे थे घर से, तो उस जमाने में गैस का सिलेंडर होना बहुत बड़ी बात होती थी। पिताजी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तो उनके पास गैस का सिलेंडर था, तो तलाक में समझौते में सिलेंडर माँ को मिला था। तो माँ, 3 बेटियां और मैं जो वहां पे खड़ी थी, तो मुझे ये था तुझे घर से क्यों निकाल रहे हैं। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं ज़्यादा, उन्होंने कहा भाई ऐसा होता है जीवन में। तो मैंने उनसे कहा था एक दिन मैं ये घर खरीदूंगी, तो ध्यान रखना। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब मैं भगवान की कृपा से एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंची कि घर खरीद सकती थी। तो मैं गई, घर के सामने खड़ी हुई, मैंने माँ को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई उसी घर के सामने खड़ी हूँ, जेब में पैसा, आज खरीद सकती हूँ। तो माँ ने कहा सच बताओ खरीदना है। मैंने घर देखा तो माँ ने कहा कि देखो अंदर का जितना आक्रोश है, जितने लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया बचपन में, सब भूल जाओ। उनको माफ़ करोगे तो तुम्हारा आक्रोश थमेगा, और खुद को माफ़ करो कि इतने साल तुम गुस्सा बरकरार रख पाई। तो ये घटना जब घट रही थी, तो जो भी न्यू कॉलोनी में जाता है उसको पता है कि आर्य समाज मंदिर के साथ में एक सुपर ड्राई क्लीनर है। तो वहाँ ड्राई क्लीनर की दुकान से सज्जन दौड़े दौड़े आए, स्मृति ईरानी आई है करके हल्ला हो गया था। तो उन्होंने कहा अरे आपको याद है आप यहाँ रहती थी। मुझे तब पता चला कि वो एक्चुअली घर नहीं था, वो ड्राई क्लीनर की दुकान का वॉशिंग एरिया था जहाँ मेरे माँ बाप ने घर बनाया था किराए का। तो ठीक है, कम से कम 7 साल की उस लड़की ने जो कहा, भगवान की कृपा से उस औरत की औकात तो हुई वहां जाकर पहुंच के बोलने की। हाँ, लेकिन ये भी सत्य है कि जो अंतिम वहां पर खाना खाया गया, तीनों बहनों ने एक थाल में बैठकर, तो वो काली दाल थी, साबुत, और चावल था। मैंने आज तक वो दाल फिर खाई। एक और कहानी, क्योंकि मैं भी रिसर्च कर रही थी, पूरा पढ़ रही थी कि संघर्ष किसी का कितना बड़ा हो सकता है। और कभी आपने भगवान को चुनौती मत दो। ये मैंने जीवन में सीखा है। मैंने जीवन में सबसे बड़ी गलती ये की थी, जब मैं बहुत मुश्किलों से गुजरती थी तो मैं भगवान से कहती थी इससे बुरा और क्या होगा। भगवान कहता था रुको बेटा बताते हैं। मैंने ये बोलना बंद कर दिया कि भगवान को कभी चुनौती मत दो, इससे बुरा जो होगा भगवान देखा जाएगा ना। बिल्कुल नहीं, सॉरी, इस मत कीजिएगा, मैं कहती हूँ। एक बार मैं मुरारी बापूजी से बात कर रही थी, तो पूछे मुरारी बापूजी से मैंने इसी बारे में, संघर्ष के बारे में पूछा कि कितनी चुनौती, कितना संघर्ष ईश्वर दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि वो उतना ही देता है जितना आपके अंदर काबिलियत है उसे सहने की। मैं धन्यवाद, भगवान ने मुझे बहुत काबिल बनाया, इससे ज़्यादा काबिलियत नहीं चाहिए। देखिए ये सत्य है कि जब आप भगवान से कहते हैं कि हे भगवान मुझे पेशेंट बनाओ, पेशेंट मतलब वो नहीं अस्पताल वाला, पेशेंट मतलब जिसमें धैर्य हो, धैर्यशील बनाओ, धैर्यवान बनाओ, तो भगवान धैर्य का आशीर्वाद नहीं देते, भगवान संघर्ष देते हैं। वो संघर्ष आपको धैर्य सिखा देता है। तो मुझे भगवान ने बहुत कुछ सिखाया है, आगे भी निश्चित रूप से सिखाएगा। आज बोल दिया है। मेरा ये मानना है कि मेरे पूरे जीवन में, मैं अभी एक ही सप्ताह में 7 दिन में एग्जैक्टली 49 की हो जाऊंगी, और मुझे पता है कि मैं दिल्ली की सड़क से मेरे पिताजी के साथ किताबें बेच बेच के यहाँ तक पहुँची हूँ। और अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं होता, भगवान की मर्जी नहीं होती, तो मैं यहाँ आज बैठी नहीं हूँ। देखिए, मैंने इसलिए ये बात कही कि प्रेरणा हम अपने आसपास के लोगों से ही लेते हैं। किसी के लिए उनकी माँ प्रेरणा है, किसी के लिए राष्ट्रपति प्रेरणा हो सकती है, किन्हीं के लिए प्रधानमंत्री प्रेरणा हो सकते हैं। मैं आपकी कहानियों से प्रेरणा लेने की कोशिश कर रही थी, और एक ऐसी ही कहानी मैं समझ रही थी। वो ढींगरा की दुकान, वो गुड़िया, उसकी वो नीली सी आँख, उसका वो पलक झपकना, और फिर ताव में आपका जाना कि अब दे दे गुड़िया।
आई थिंक 120 या 130 रुपए की गुड़िया थी। उसके गोल्डन बाल थे, सफ़ेद सी गुड़िया। यहाँ पे शायद 40 साल के लगभग कितने हैं, 45 40 मेरी उम्र के आसपास की कितनी औरतें हैं यहाँ पे। तो ये सब अगर दिल्ली के इलाके में पली बड़ी हैं क्या, है ना। तो वो होता था ना नीली आंख वाली पलके झपकाने वाली गुड़िया, वो जो हम छोटे थे तो गोल्डन बाल वाली होती थी। हाँ, तो उसकी कीमत थी लगभग 120 130 रुपये। ये यंगस्टर्स नहीं समझेंगे, इनके ज़माने में तो रोबोट वोबोट आ गया है। बारबीस आ गई है। नहीं, बारबी भी नहीं, वो देसी होती थी डॉल, प्लास्टिक की होती थी। उसके लाल कपड़े होते थे या उसके नारंगी कपड़े होते थे चमक वाले, और गोटा होता था गोल्डन वाला। ये हमारी उम्र के सारी जो छोटी लड़कियां वो सोच रही हैं कि क्या पागलपन है, लेकिन हमारी उम्र की औरतें ये समझेंगी। तो दुकान पे जो ढींगरा अंकल अभी भी हैं न्यू कॉलोनी में, तो उनसे भी मेरा ये झगड़ा हुआ था कि ढींगरा ने मुझे कहा कि अभी उम्र में बड़े हैं लेकिन हम उनको ढींगरा ढींगरा बोलते थे, तो मारते थे पकड़ के हमको। तो उन्होंने मुझसे कहा तुम भगो यहाँ से, पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास। वो मेरे पिता के मित्र थे, तो उनको मेरे परिवार की हालत पता थी। तो मेरे पिता शर्मसार ना हो तो मुझे भगा देते थे कि मैं अपने पिता को ना बोलूँ आने के लिए। तो ये जब आप बड़े होते हो तो आपको समझ में आता है कि वो जो कर रहे थे वो मेरे पिता जलील ना हो इसलिए कर रहे थे। अब भी मैं जब जाती हूँ न्यू कॉलोनी, वहाँ किशु की दुकान है एक, डोडा सबसे अच्छा हरियाणा का वहीं मिलता है। वहाँ जाएंगे तो छोले और समोसे अच्छे मिलते हैं। हाँ, कोई गया है किशु की दुकान पे, वेरी गुड। तो किशु का सारा होमवर्क मैं करती थी और बदले में मुझे कुलचे वाले और छोले और ये सब मिलता था। तो हमारा बहुत, तो मैं जाके ढींगरा के यहाँ कहती थी कि ढींगरा चल अब निकाल, अब मेरे पास पैसे हैं। तो रोए बेचारे, मैंने कहा अब तू मुफ्त में ले जा। मैंने कहा जब मुफ्त की चाहिए थी तब तो दी नहीं। आपने खाने पीने की अभी बात कर दी, और मैंने सुना है आप भी खाने पीने की बड़ी शौकीन है, बहुत फूडी है। इतनी पतली हूँ आपने देखा नहीं। कभी मन करता है कि एकदम बेफिक्र होके बेतकल्लुफ होके खूब खा लो, बाकी जो होगा हर देखा दिन जाएगा। होता है, हर और दिन हर दिन बिल्कुल बेतकल्लुफ होके खाती हूँ। ये सामने आपके पत्रकार बैठे देवेंद्र, पूछ लीजिए। मेरा एक दिन मन किया अचानक, मैं तब कैबिनेट मंत्री थी, मैंने कहा मुझे गोलगप्पे खाने हैं, और देवेंद्र मुझे ऐसे देख रहा था, कहता मैम बाइट दे दो। मैंने कहा रुक जा, मुझे गोलगप्पे खाने जाने हैं पहले। तो ये पत्रकार है, इसको भी लगा होगा कि ये कैबिनेट मिनिस्टर है, क्या कर रही है पगली सी। मैं गई आराम से, मैंने गोलगप्पे खाए, फिर इसने भी 2-3 खाए। अपने गोलगप्पे के पैसे इसने दिए, मैंने अपने गोलगप्पे के पैसे दिए, वो बात अलग है। जिंदगी एक है मीनाक्षी, हम जिंदगी को जीना छोड़ देते हैं जब बर्डन में फंस जाते हैं। दिन रात के मेहनत करते हैं पेचेक के लिए, परिवार के लिए, और मुख्यतः हमारा पूरा जीवन पेचेक से लेके पेंशन तक सीमित रह जाता है। और मुझे पेचेक से लेके पेंशन के बीच में जी भर के जीना है। एक जिंदगी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मुझे जिंदगी अपने दम पे जीनी है। लेकिन पीयर प्रेशर जो आजकल की कॉलेज गोइंग गर्ल्स में, स्कूल गोइंग गर्ल्स में जबरदस्त पीयर प्रेशर है, इतना कॉम्पिटिटिवनेस है, इतना कंपैरिजन है, क्यों मैंने है? पीहर का प्रेशर नहीं No, 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 लिया, तो पीहर। पीयर का प्रेशर कहाँ से लूंगी? नहीं, मुझे लगता है वो तब होता है जब आप वैलिडेशन चाहते हैं। पीयर प्रेशर मेरी दृष्टि से, और ये सबका जीवन का नज़रिया या सबके जीवन का एक भाग नहीं हो सकता है, ये मेरा जिंदगी जीने का एक तरीका है। आपको अगर दुनिया वैलिडेट करती है, अगर आप दुनिया से सर्टिफिकेट मांगते हैं तो आप प्रेशर में आएंगे। अगर आप चाहते हैं दुनिया कहे अरे वाह वाह क्या बात है, अगर दुनिया करे अरे वाह आप एक्सेप्टेबल हैं, अगर दुनिया कहे अरे आप मेरे ग्रुप में हैं, कि जो लड़कियों के साथ नॉर्मली होता है कि आप किस फ्रेंड्स ग्रुप में हैं, मैं किसी के ग्रुप में नहीं हूँ, मैं अकेले ग्रुप हूँ। और राजनीति में तो ग्रुपिज्म बहुत है। तब प्रेशर आता है क्योंकि यू हैव टू कन्फॉर्म टू दैट ग्रुप, यू हैव टू बिलोंग टू दैट ग्रुप नीड्स टू लाइक यू, तो आपके ऊपर प्रेशर आता है। मैं ऐसा कोई प्रेशर लेती नहीं। नहीं, पॉलिटिक्स में भी तो ग्रुपिज्म है, पॉलिटिक्स में भी ग्रुप का प्रेशर है, कभी नहीं लिया आपने? नहीं, कभी नहीं लिया, कभी नहीं लिया। मैं जिस संगठन में हूँ उस संगठन के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और जब राष्ट्र सर्वोपरि है
तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। राष्ट्र का उत्थान हो उसे प्रेशर नहीं कहते हैं, उसको अपना सपना कहते हैं, उसको अपना दायित्व कहते हैं। आपने अब तक जो जो टास्क लिया उसे बड़ी बखूबी निभाया, और हर व्यक्ति अपने लिए कुछ टास्क बना के चलता है कि मुझे अब ये करना है, अब ये करना है। आपने अपने लिए कोई टास्क बना के रखे हैं? सब पूरा हो गया। सब पूरा हो गया? मैंने जब अपना जीवन शुरू किया, जी। मतलब जब मुझे समझ आया कि जीवन क्या है, तो जीवन दायित्व है जिसका मैं निर्वहन कर रही हूँ। जीवन अवसर है जो मुझे मिला, और उन अवसर को, या वो मीडिया में रहे हों या राजनीति में रहा हो, मैंने बखूबी जिया। मैं इस जवाब से नॉर्मली देखती हूँ, लोग अचंभित होते हैं, थोड़ा सरप्राइज्ड होते हैं। लेकिन आप अगर जितना स्पिरिचुअलिटी को देखते हो, समझते हो, स्पिरिचुअलिटी आपको क्या सिखाती है? डिटैचमेंट। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब मैं कहती हूँ हाँ सब कुछ पा लिया, तो लोग कहते हैं अरे अंदर और कोई चाह नहीं है। नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन में जो चाहा वो ऑलरेडी मिल गया। अब जीवन जितना बाकी है वो दूसरों के लिए है। आप क्या करना चाहती हैं? आप जब ये कहती हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं, कोई चाह नहीं है ये बात करती हैं, बट यू केम अक्रॉस अ वेरी स्ट्रॉन्ग विमेन, पावरफुल लीडर, और फिर आप ये कहती हैं कि अब कोई चाह नहीं है। लीडर का चाहने से क्या लेना देना? लीडर का काम है सेवा देना। चाहना मतलब सेवा चाहना। लीडर का काम है दायित्व का निर्वहन करना। उसका पर्सनल डिजायर, पर्सनल वांट से कोई लेना देना नहीं है। इफ यू कैन लिव फॉर योर कंट्री, इफ यू कैन लिव फॉर योर पीपल, इफ यू कैन लिव फॉर योर कम्युनिटी, देन यूर अ लीडर। इफ यू कैन सर्व योर पीपल, देन यूर अ लीडर। मुझे व्यक्तिगत कोई चाह नहीं है। मैं आज आपके मंच पे आई हूं, चप्पल पहनी हुई है। क्यों? क्योंकि मुझे वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं। जब अंदर आई, आप इतने खूबसूरत दिख रही हैं, आपने बड़ी विनम्रता से मुझसे पूछा स्मृति जी आपको कुछ लगाना लुगुना है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लगाना, मैं जैसी हूँ वैसी बैठ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अब वो पड़ाव पार कर लिया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर समाज की सेवा का दायित्व मिलता है तो वो दायित्व ठुकरा दूंगी। तो आज भी जब मैं न्यूयॉर्क गई, घूमने नहीं गई थी, यूनाइटेड नेशंस का CSW वीक चल रहा है जो महिलाओं के सशक्तिकरण को विश्व भर में जितने भी समर्पित संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, वो सब वहाँ एकत्रित होती हैं। तो मैंने 4-5 राष्ट्रों के साथ जो काम किया है उसके संदर्भ में मैं न्यूयॉर्क में थी। तो मैं आज भी काम कर रही हूँ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, और वैश्विक स्तर पर महिलाओं के लिए। जब आज आप यहाँ पर इंडिया टीवी के मंच पर, और हमने इसे बड़ा सुंदर नाम दिया है, शी स्ट्रॉन्ग, ह्यूमन एंड एम्पावर्ड। कई बार हम ये देखते हैं कि जहाँ पर एम्पावरमेंट हो जाती है, जहाँ पर वो ताकत आ जाती है, एक एरोगेंस उसके साथ आ जाता है। फिर वो जो ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, वो कम होने लगता मतलब है। क्या है मुझे बताइए। एक औरत अगर धड़ल्ले से बोल दे तो वो एरोगेंट है? एक औरत अगर सहारा ना मांगे तो वो एरोगेंट है? एक औरत जिसके पास अनुभव इतना है कि उसे दरकार नहीं है किसी क्रच की, तो क्या वो एरोगेंट है? एक औरत जो अपना काम इतना जानती है कि कह सकती है कि नहीं ये सही है ये गलत है, तो क्या वो एरोगेंट है? तो अगर पुरुष ये करे तो वो डिसाइसिव है, महिला करे तो एरोगेंट है। एक महिला करे नहीं भाई साहब थोड़ी मदद कीजिए ना, तो वो ठीक है। मैं ऐसी महिला नहीं हूँ। अरे क्या हुआ, अच्छा ऐसा होता है क्या? मैं ऐसी नहीं हूँ। पढ़ लिख लेती हूँ हर विषय पे। कोई अगर विषय पे मुझे जानकारी चाहिए तो बहुत फैक्चुअली जानकारी मांगती हूँ। मैं कभी कहीं नहीं जाती, पूछती नहीं हूँ किसी को मैं कैसी दिख रही हूँ, घर पे नहीं पूछ रही। तो मुझे लगता है कि एरोगेंस जब महिला के बारे में कहते हैं, व्हाट इज दैट एरोगेंस? डिफाइन इट। जब आप नेगोशिएशंस में बैठते हैं, और मैं मीडिया पर्सनालिटी के नाते कह रही हूँ, तो मुझे आज भी याद है कि कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में बैठे पहले साल में
जो मिहिर बने थे, उन्होंने मुझसे ज़्यादा पैसे पाए, ज़्यादा तनख्वाह पाई, जबकि काम मैंने ज़्यादा किया था। उस वक्त मुझे पता था कि मैं नई हूँ तो मैं पैसे मांग नहीं सकती, जो दे रहे हैं उतना ले सकती हूँ। अगले साल जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ तब मैंने कहा देखिए भाई, मैंने इतना काम किया है और मैंने इतना योगदान दिया है, मेरी ये सैलरी होनी चाहिए, इतनी दिहाड़ी मेरी होनी चाहिए। पलट कर लोगों ने कहा अरे, अपने आप को बहुत समझती हूँ। मैंने कहा ना, जो मेरा काम है उसका मेहनताना मांग रही हूँ। तो हाँ, उस व्यक्ति के लिए जिसकी आंख में आंख मिलाकर मेहनताना मांगा, उसके लिए मैं एरोगेंट हूँ। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, यहाँ पे बहुत औरतें हैं जो मेरी इस बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगी। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमेशा महिलाओं के लिए कोई ना कोई एक शब्द तैयार रहता है, बहुत चुप है, बहुत नाइव है, अगर नहीं, बोल नहीं, रही है तो शब्द ऐसे नहीं, एरोगेंट आप है। तो फिर भी अच्छी 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 बातें कर रही हैं। या तो घमंडी है, या चरित्रहीन है, या तो बेवकूफ है। क्यों? यही बोलते हैं। या तो दिमाग नहीं है, ये बोलते हैं। इतना अच्छे से नहीं बोलते जितना आप बोल रहे हो। और बड़े हम अच्छे सबसे लोग मिले बड़ी मुझे। नहीं नहीं, और हम सबसे बड़ी एक गलती करते हैं लड़कियों को ये सिखा के कि तुम सफल हो जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, दुनिया हसीन है उसके बाद। बिल्कुल नहीं। तुम जितना आगे बढ़ोगे उतना खींचने के लिए लोग आएंगे। ये हमें अपने अब आने वाली पीढ़ी को समझाना पड़ेगा। आप जब अपनी बेटी से बात करती हैं, आप डिस्कशन करती हैं, तो उन्हें वो तो वैसा मुझसे ज्यादा strong, भयंकर है। हाँ, मैं तो फिर भी ठीक हूँ। तो स्ट्रॉन्ग, विलफुल, अपनी उसूलों पर रहना, आप आपस में किस तरीके से ये डिस्कस करते हैं? आप कह रहे हैं कि वो और ज़्यादा ओपिनिएटेड है। सो ओपिनिएटेड होना गलत नहीं है, लेकिन कई बार आपके ओपिनिएटेड होने के तरीके को, उस डिलीवरी को गलत समझ लिया जाता कोई है। बात नहीं, आप वैलिडेशन के लिए जिएंगे तो दिक्कत होगी। वैलिडेशन के लिए नहीं जिएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। एक तो महिला का जानकारी लेके ओपिनियन बनाना अपने आप में कितना मुश्किल है, फिर उस ओपिनियन के रखने के लिए फिर सर्टिफिकेट मांगने जाए औरत, तो धिक्कार है ऐसा जीवन। आप अगर एक ऐसे पद पे हैं जिसमें आपकी ओपिनियन की वैलिडेशन से दूसरों को फर्क पड़ता है, तब आपको सचेत रहना चाहिए। लेकिन अगर आप साधारण महिला हैं जिसके एक जीवन की शैली की वजह से या उसके जीवन के अनुभव की वजह से उसका एक ओपिनियन है, तो उस ओपिनियन रखने का हक हर महिला रखती है। तो हमेशा उसकी दृष्टि से देखो जिसको आदत है कि लोग दंडवत उसके सामने प्रणाम करें, वहां पे महिला दंडवत प्रणाम नहीं कर रही तो वो एरोगेंट है, वरना ठीक है। आप जब ये बातें कहती हैं, मैं कई बार सोचती हूँ कि काश मैं आपकी माँ से मिलती, मैं ये समझ पाती कि वो इनहेरिट कहाँ से हो रहा वो है। भी यही सोच रही हैं। मैं अपने खानदान में एक ही पीस हूँ। एक आखिरी मैसेज जो आप आज की 15-16 साल की लड़की को और आपकी हम उम्र महिला को जो देना चाहती कोई हैं। मैसेज नहीं देना है मुझे। कभी देखा है कोई आदमी बैठ के दूसरे आदमियों को मैसेज दे रहा है? देखा है कभी? शी का मंच है, ही का मंच कभी देखा है? किसी की एडवाइस सुनना मत। मुझे एडवाइस मिली थी कि 17 साल की उम्र में शादी कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैंने सुना होता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। इसी बात से, क्योंकि अब मेरे मन में एक सवाल आ गया, ये जो फेमिनिज्म की बात होती है, डू यू एंडोर्स दिस फेमिनिज्म टर्म? I don't know what you mean by that term. I am a humanist. वेरी वेल सेड। Because for me what is important is, हम पुरुषों की अगर आज बात करें, एक नई धारणा शुरू हो गई है कि अगर बच्चे को अच्छे से बड़ा करना है तो उसको महिला की इज्जत करना सिखाओ। करेक्ट? कि महिला क्या पहनना चाहती है, महिला की फिजिकलिटी का सम्मान करना सिखाओ। कभी हमने देखा है कि जो पुरुष है घर में, जो लड़का बड़ा हो रहा है, उसकी इमोशनल नीड्स क्या हैं? कभी नहीं देखा। हमने कभी ये बात नहीं की कि एक लड़के को जब वो रोता है तो हम कहते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? क्यों कहते हैं? क्यों हम लड़के से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तुझे तो बड़ा होके अपना घर चलाना है, तुझे ही नौकरी करनी है, तुझे ही दायित्व उठाना है। हम ये जब तक लड़कों की इमोशनल नीड्स को नहीं देखेंगे तब तक जेन्युइनली हम बैलेंस नहीं ला पाएंगे। हमें जेंडर पैरिटी की
ज्यादा बात करनी चाहिए, ह्यूमनिस्ट होने की ज्यादा बात करनी चाहिए, बजाय Parity भी इसके कि आप अपने आप वोकिज्म में- करें, फेमिनिज्म करें। मेरा मेरा ये मानना है पैरिटी पुरिटी तो बाद में होगी। आप पहले कोई ये निर्धारित करें कि हम इमोशनली हाउ आर वी रेजिंग यंग मेन इन आवर कंट्री और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या मैंने एक बहुत प्रचलित फिल्म है जो एक पिता और बेटे के संबंध के ऊपर बनी थी, मैं देखना चाहती थी उस फिल्म में है क्या। मुझे याद है कि फिल्म के बाद पार्किंग लॉट में 60 साल के एक व्यक्ति जोर जोर से रोने लगे। मैं थोड़ा डर गई, सीनियर थे हमारे। मैंने कहा क्यों रोए आप? उनके पिता का देहांत होली के दिन हुआ, आज से 27 साल पहले। उन्होंने तब से लेके आज तक होली नहीं मनाई। वो व्यक्ति जब रोया तो उसने कहा स्मृति, मैंने अपने बाप को गले तब लगाया जब वो मृत थे। जब तक मेरे पिता जिंदा थे मैंने अपने बाप को गले नहीं लगाया। 60 साल की उम्र में उस व्यक्ति के मन में वो कसक थी। हमने कभी किसी पुरुष से पूछा? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर इमोशनल हो, हमारा पार्टनर हमारी इमोशंस को समझे। हमने कभी, कितने लोगों ने अपने घर में अपने पिता को, पति को रोते देखा है और घबराया ना हो? हम इजाजत ही नहीं देते पुरुषों को कि वो एज इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स हमारे साथ रहें। और हम जेंडर बैलेंस की बात कर रहे हैं। जब तक दे आर नॉट ओके जस्ट टू बी ह्यूमन and we are not humane enough to allow them their emotions, are we truly gender balanced? सच एन इनसाइटफुल टॉक। और सवाल कभी खत्म नहीं होते जब आपके जैसा कोई मेहमान मिल जाए जिनके पास अपने जीवन का इतना सारा अनुभव हो, और उसके बाद भी आपने जो कहा कि बेफिक्री से एक जीवन तो मिला है, उसे खुलकर जीना है। यही शायद आज के हमारी इस चर्चा का मैं वो संदेश है जो खुद अपने साथ लेकर जाऊंगी, और शायद हमारे साथ ये जितने दर्शक हैं और इंडिया टीवी पर इस वक्त जितने भी आपको देख रहे हैं वो संदेश अपने साथ लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच स्मृति ईरानी। Thank you for the conversation. थैंक यू।